नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम। आप देख रहे हैं अभिषेक जाखड़ के साथ आरजे टीवी 24 की खास सीरीज, जिसमें आज हम एक ऐसे मेहमान से मिलाएंगे जिनमें उम्र दराज होने के बाद भी आज भी युवाओं जैसा जोश है। एक ऐसी शख्सियत से मिलाएंगे जो कि युवाओं की बात करता है, रोजगार की बात करता है, क्षेत्र के मुद्दों की बात करता है। एक ऐसी शख्सियत जो हनुमान बेनीवाल का दामन साथ लेके चला है, वो कोई और नहीं सीताराम जी नायक हैं। नमस्कार सीताराम जी, आपका आरजे टीवी 24 की खास सीरीज में स्वागत है। नमस्कार आपको, आपके ये संपूर्ण चैनल वालों को, संपूर्ण टीम को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाइयाँ। धन्यवाद। सीताराम जी, हम शुरुआत करते हैं आपके राजनीतिक सफ़र की। तो अक्सर हर नेता को हम देखते हैं कि या तो वो क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को लेकर राजनीति में आता है, या फिर वो समाज की समस्याओं को लेकर या समाज को आगे लाने के लिए राजनीति में आता है। तो आप राजनीति में आए तो क्या सोच के राजनीति में आए थे? देखिए, बचपन से ही और क्या है, मैं संघ की शाखा में जाता था पहले, और संघ की शाखा में जाते जाते और मैं छोटे मोटे कार्यकलापों में भाग लेता था, और कार्यकलापों में भाग लेते लेते और फिर राजनेताओं के साथ जाता था। जब ये राजनेता जनता की पीड़ा तरीके से नहीं सुनते थे तो मेरे मन में थोड़ी पीड़ा होती थी और खेद होती थी कि कदापि मैं भी कभी राजनेता बनता तो जनता की सेवा तरीके से कर पाता, है ना। इस प्रकार मेरे मन में एक उमंग सी रहती, तो मैं राजनीति में आने का तय किया, और तय आने के बाद में मैंने सोचा मैं जनता की सेवा करूंगा और जनता मुझे मौका देगी। इस प्रकार में मेरा राजनीतिक शुरुआत हुआ, और फिर मैं प्रथम भारतीय जनता पार्टी से मैं उम्मीद करने लगा। जब मैं बड़ा हो गया तो उम्मीद करने लगा कि शायद विधानसभा की टिकट मुझे दे देंगे, पर जब भी मैंने लक्ष्मणगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी से तय किया था 93 में, तो मैं टिकट की दावेदारी रखी। आरएसएस का स्वयंसेवक होने के नाते, पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते, और मैंने 93 में लक्ष्मणगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी से मांग रखी, तो उस समय दयाराम जी महाराणिया को टिकट दे दी गई। 98 में जब मैंने मांग रखी तो केडी बाबर को टिकट दे दी। यही हाल फिर 93 में भी यही हाल रहा। तो मुझे देखा अनदेखा जनसंघ पार्टी ने, मतलब भारतीय जनता पार्टी वालों ने किया, क्योंकि मैं जनसंघ से जुड़ा हुआ था। उसके बाद में 77 में जनता पार्टी आई, बाद में 80 में भारतीय जनता पार्टी का उदय हुआ, पर ये मुझे अनदेखा किया गया, जबकि मैं एक अच्छे कार्यकर्ताओं की गिनती में आता था, परंतु मुझे अनदेखा किया गया कि मैं आगे समाज के लोगों की बात सुनूं और समाज के लोगों की सेवा करूं और उनकी समस्याएं सुनूं मैं, और आगे उनकी सेवा करूं मैं। इस प्रकार मेरी भावना रही। सीताराम जी, अब तक आपने 3 बार चुनाव लड़े हैं। 2 बार बीएसपी से विधानसभा का चुनाव लड़ा आपने, और इस बार उपचुनाव में आपने आरएलपी का दामन थाम लिया, हनुमान बेनीवाल साहब का। तो आपने बेनीवाल साहब को ही क्यों चयन किया? और भी बहुत सी पार्टियां थी, लेकिन आपने बीएसपी का भी दामन छोड़ दिया और बेनीवाल साहब को सपोर्ट किया आपने। ऐसा है, बेनीवाल जी एक मर्द व्यक्ति हैं और पीठ मजबूत हैं, और वो जो किसी को जबान देते हैं पीछे नहीं हटते, और उनमें वो जन भावना वो है जो प्रत्येक नागरिक की वो सेवा सुनते हैं और सुनाई करते हैं, जन सुनाई करते हैं। 36 कौमों में जब भी कोई संकट आता है तो बेनीवाल जी वहाँ तुरंत हाजिर खड़े रहते हैं। ये मेरे मन में तय करके कि ये आदमी बोल्ड व्यक्ति है और ये पार्टी बोल्ड है, इसके लिए क्यों न मैं इसका दामन थामूं, और ये सब सोच करके मैंने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ज्वाइन की और हनुमान जी का दामन थामा। सीताराम जी, आपको जो अभी हाल ही में उपचुनाव हुए थे उसमें आपने बेनीवाल साहब का सपोर्ट मिला, और उसकी वजह से आपको काफ़ी वोट भी मिले। जो आपके पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें तो फिर भी क्या कारण रहे कि आपको हार का सामना करना पड़ा? कारण तो ये रहा कि पहली बात तो हमारे पास समय बहुत कम था, मात्र 15 दिन का समय था। फिर भी हम जो है काफ़ी प्रोग्रेस करी और अच्छे वोट मिले। अब हारने का कारण तो ये रहा कि ये उपचुनाव थे, और उपचुनाव में सभी राजनेता थे, सबको जो समय खूब मिल गया। इसके लिए 30-30 मंत्री, 50-50 एमएलए गलियों में यूं घूम रहे थे जैसे गलियों में आवारा सांड घूमते हैं। तो मैं कहना चाहूँगा कि उस समय कांग्रेस की सत्ता थी, और भंवरलाल जी मेघवाल एक्सपायर्ड हुए और बनारसी भी एक्सपायर्ड हुई। तो एक मुख्य जो बात ये भी सामने आई कि सहानुभूति के उनको वोट मिले, और
सहानुभूति के कारण और कांग्रेस पार्टी वालों ने वोट दिया और कांग्रेस की सत्ता थी। अब जिसकी सत्ता होती है वो तो कुछ भी करते हैं, पर फिर भी जनता का हमें सहयोग खूब मिला और हमें अच्छे मत मिले और आगे अच्छे मत मिलेंगे। और मैं जनता की सेवा करता रहता हूँ और मैं बराबर समय देता हूँ। आगे जनता का मत वो मान और सम्मान मुझे खूब मिल रहा है और मैं प्रयास कर रहा हूँ कि आने वाले चुनाव में हम कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों को धराशायी करेंगे। सीताराम जी, अब हम बात करें सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र की, तो वहाँ पर हमेशा से लंबे समय से बीजेपी और कांग्रेस का ही बोलबाला रहा है। तो आप वहाँ पर तीसरे मोर्चे के रूप में अपने आप को कैसे स्थापित कर पाओगे वहाँ पर? कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी आज तक ये दोनों पार्टियां ही रही है और दोनों की मोनोपोली रही है। उत्तर दिखा मेरी बारी, 5 साल तो तू लूट ले, 5 साल मैं लूट लूँगा, इस प्रकार की परंपरा रही है। और विकास की गति से देखा जाए तो सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र बिल्कुल गौण है, जीरो है। शिक्षा की दृष्टि से देखा जाए या रोड और नालियों के बारे में देखा जाए या पानी की समस्या को लेकर के देखा जाए या हॉस्टल की समस्या को लेकर के देखा जाए, इन सभी समस्याओं से बिजली और पानी, रोड और नाली, शिक्षा और स्वास्थ्य, इन सब में नाकामयाब रहा है। और इसलिए जनता तो स्वयं खुद दुखी है कि ये कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ करके कोई मजबूत पार्टी मिले और उनका हम दामन थामे। इस प्रकार ये जनता की भावना है और हम ये सब विकास की बात लेकर के जनता के बीच में जाएंगे, मजदूरों का मजदूरी दिलवाएंगे, नौजवान साथियों को रोजगार दिलवाएंगे और लड़ाई लड़ेंगे सरकार से कि आज तक ये नौकरियां उन युवा साथी, हमारे जो पढ़े लिखे साथी हैं, उनको जो है सर्विस नहीं दी जा रही है, बेरोजगारी फैल रही है, साथ साथ में क्राइम फैल रहा है। आज हमारी बहन बेटियाँ सुरक्षित नहीं है और दिन दाड़े मर्डर हो रहे हैं। ये कानून व्यवस्था गड़बड़ा रही है, चरमरा रही है। ये एक सुजानगढ़ ही नहीं, संपूर्ण राजस्थान की स्थिति यही है। इसलिए ये सब मुद्दे हम लेकर के जनता के बीच में जाएंगे और इनकी कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी हम पोल खोलेंगे। अक्सर आज राजस्थान में कांग्रेस की गवर्नमेंट है, जो अशोक गहलोत नाकामयाब रहा है और सब दुनिया इनसे दुखी है, पूरा संपूर्ण राजस्थान दुखी है। तो ये सब इनकी पोल हम उजागर करेंगे जनता के बीच में और जनता का हम साथ देंगे और जनता हमारा साथ देगी। इसलिए हम कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों को वहाँ से धराशायी करेंगे और सुजानगढ़ की जनता हमें विजयश्री दिलाएगी, हमें सफलता दिलाएगी। सीताराम जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप बेनीवाल साहब की पार्टी से जुड़े हुए हो उपचुनाव के बाद में आरएलपी से, लेकिन आरएलपी पे बेनीवाल साहब की पार्टी पे कुछ लोग आरोप लगाते हैं कि बेनीवाल साहब की पार्टी तो जाटों की पार्टी है, युवाओं की पार्टी है। तो इसको लेकर आप क्या कहना चाहोगे? क्योंकि आप नायक समाज से आते हो, तो आप अपने आप को इसमें आरएलपी में कहाँ पे देखते हो? देखिए, बात ये है, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों बड़ी पार्टियां और ये तीसरे को देखना नहीं चाहती। अब जो हनुमान जी पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही है कि ये जाटों की पार्टी है और ये युवाओं की पार्टी है और युवा में सब छोर छंड है, तो ये उनकी सोच गलत है। यदि ये जाटों की पार्टी होती तो मैं सीताराम नाइक आज इतने ऊपर ऊंचाई पर नहीं पहुंचता और मंचों पर भाषण नहीं देता। ये जाटों की पार्टी होती तो आज पुखराज गर्ग प्रदेश के अध्यक्ष हैं, तो कोई जाट को अध्यक्ष बनाते, एक मेघवाल को अध्यक्ष बनाने की जरूरत कहां पड़ गई थी? जाटों की पार्टी होती तो। और मैं मेरे बारे में कहना चाहूंगा, यदि ये जाटों की पार्टी होती तो आज प्रदेश लेवल का कार्य मुझे थोड़ी सौंपते हो। आज मैं संपूर्ण राजस्थान में घूमता हूँ, हनुमान जी के आदेशानुसार घूमता हूँ और पार्टी के जहाँ जहाँ प्रचार प्रसार की ज़रूरत पड़ती है, जोधपुर मुझे भेजा गया तो जोधपुर में मैं मेरे को योग्य समझा तभी तो भेजा गया ना, और मैंने वहाँ प्रचार भी किए। 3 हमारे प्रधान भी वहाँ बने और मैंने 78 मीटिंग करी और उसके बाद में बल्लभनगर भी भेजा हुआ था प्रचार के लिए, तो वहाँ पर भी मैं गया था। उदयलाल डेंगे यहाँ से चुनाव लड़े, भारतीय जनता पार्टी चौथे स्थान पर रही। उसके बाद में मेरे को गंगानगर भी भेजा गया, तो गंगानगर में मैं गया। तो
यदि जाटों की पार्टी होती तो मुख्य चेहरा जाट का बना करके ही इन सब जगह भेजते, मुझे सीताराम नायक को क्यों भेजा गया बताओ आप। इसलिए ये लोग भ्रमित कर रहे हैं सबको, भ्रमित करके ये भ्रांति फैला रहे हैं, पर ये गलत है। हनुमान बेनीवाल 36 कौम का व्यक्ति है और सर्व समाज का है, और जहाँ जहाँ सभी समाजों को पीड़ा होती है, जो संकट में होते हैं, तो हनुमान बेनीवाल वहाँ तुरंत पहुँच जाते हैं, या राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का कोई सिपाही पहुँच जाता है और जनता की सेवा, जनता को सेवा देता है, जनता की हेल्प करता है और उनको उनकी पीड़ाओं से निजात दिलवाता है। ये विशेष बात है हनुमान जी की पार्टी में। सीताराम जी, अब 2023 के विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, तो सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र में आपके मुख्य एजेंडे क्या रहने वाले हैं? क्षेत्र की समस्याएं हो या फिर विकास की बात हो, तो वो आप जनता के बीच में क्या लेकर जाओगे कि 2023 में आपको विजय श्री दिलाए? ये बात मैंने आपको पहले मैं बता चुका हूँ और फिर मैं दोबारा फिर बता देता हूँ। जो सुजानगढ़ की समस्याएं हैं, शिक्षा से और विकास की गति में बिल्कुल ये पीछे रही है, पिछड़ गई है। हम ये मुद्दा लेकर के जाएंगे। आपकी जो ये संपूर्ण समस्याएं हैं, बिजली की, पानी की, रोड की, नाली की, और साथ साथ में शिक्षा की, स्वास्थ्य की, ये सभी समस्याएं हैं। साथ साथ में किसानों के कर्ज मुक्त की बात है, साथ साथ में टोल मुक्त राजस्थान है। ये संपूर्ण बातें हम जनता के बीच में जाएंगे और कांग्रेस की पोल उजागर करेंगे और जनता के विकास के हितों की बातें करेंगे और विकास कराएंगे। हम, हमारी सत्ता आई तो हम विकास कराएंगे, और सत्ता न आई, एक बात बताऊँ मैं, यदि ना आई तो लड़ाई लड़ना तो जानते हैं, इसलिए लड़ाई लड़ेंगे और जनता की पीड़ा उठाएंगे, मुद्दा उठाएंगे, और हम जो है जनता की समस्याओं का समाधान करेंगे। एक बहुत बड़ी पीने के पानी की समस्या बहुत ज़्यादा है वहाँ पर, तो सबसे पहले प्रथम मुद्दा हमारा यही रहेगा कि पीने के पानी का से निजात उनको दिलवाएं। दूसरा मुद्दा हमारा ये रहेगा स्वास्थ्य की दृष्टि से। स्वास्थ्य की दृष्टि से गौन है, वहाँ सुजानगढ़ में आज जो हॉस्पिटल बना हुआ है वहाँ पर समस्याएं बहुत हैं, है ना। तो वो हॉस्पिटल में भी जैसे मशीनरियाँ हैं उनकी व्यवस्था करवाना, सुचारू रूप से इलाज चालू करवाना, है ना, सुचारू रूप से जनता को उनके अधिकार दिलवाना, ये सब समस्याएं जो हैं उनसे हम निजात दिलवाएंगे। ये सब मुद्दे लेकर के हम जनता के बीच जाएंगे। सीताराम जी, मेरा आखिरी सवाल ये है, आप हमारे चैनल के माध्यम से अपने क्षेत्र के लोगों को, और आप आरएलपी के बड़े नेता के तौर पे भी पहचान है आपकी, तो आप प्रदेशवासियों को क्या संदेश देना चाहोगे? मैं तो सभी को ये कहना चाहूँगा, प्रदेशवासियों को, कि हमारा राजस्थान सुख चैन अमन से रहे, और ये जो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की हठधर्मिता और तानाशाही चल रही है, जो ये सब आप लोग प्रदेश की जनता जान चुकी हो कि प्रदेश में कांग्रेस पार्टी आज जो धांधली कर रही है, जो ये क्राइम फैल रहा है, साथ साथ में कानून दृष्टि से बिल्कुल गौण है, और अशोक गहलोत जी आज जानबूझ करके आंख मूंद करके बैठे हैं। दिन दाड़े मर्डर होते हैं, बहन बेटियों का रेप होता है, डकैती होती है, इस प्रकार की घटनाएं होती हैं, तो ये पुलिस पर अंकुश इनका बिल्कुल नहीं है। हो सकता है ये कांग्रेस पार्टी के ये हमारे अशोक जी बौखला गए होंगे, इसलिए शायद इनके कोई समझ में कुछ बात नहीं आ रही है। अभी जैसे रीड वाला मामला था, रीड पेपर का मामला था, उसमें भी ये आंखें मूंद करके बैठ गए, है ना। इस प्रकार की कई बातें जो सामने आती है। अब जनता की पानी की जो समस्या है, मोटी समस्या, उसमें आंख मूंद करके बैठे हैं। अभी देखने को ये मिला पिछले दिनों में 28,000 हमारे जो है सुविधाकर्मी हैं, हमारे सुविधाकर्मी जो कोरोना काल पीछे आया था, कोरोना काल में बाप बेटे से नफरत करता था, बेटा बाप से नफरत करता था। उस समय ये कोरोना काल में हमारे साथी 28,000 जो ये सुविधाकर्मी थे, ये हॉस्पिटल में सेवा दे रहे थे। जो एक दूसरे से बाप बेटे से नफरत करता था, उस समय ये जो है आपकी जान जोखिम में डाल करके जनता की सेवा करते थे। उनको 6 महीने का वेतन नहीं दिया और उनको एक ऐसे निकाल कर फेंक दिया जैसे दूध में से मक्खी को निकाल करके फेंकते हैं। तो हम ये उन सब भाइयों को भी कहना चाहेंगे, जब हम सत्ता में आएंगे तो उनको पक्की नौकरी करवाएंगे सबकी। साथ साथ में हमारे जो ये नौजवान भाई हैं, बेरोजगार हैं, इनको रोजगार भी दिलवाएंगे। संपूर्ण टोल मुक्त राजस्थान करवाएंगे, किसानों का कर्जा माफ करवाएंगे, बिजली फ्री करवाएंगे, और स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाएगा तो अच्छा स्वास्थ्य और अच्छा जो है
फ्री इलाज करवाना चालू करवाएंगे। इस प्रकार ये हम संदेश देंगे सबको, और हमारी सत्ता आई तो हम ये सत्ता आई तो हम ये सुविधाएं जैसे स्वास्थ्य की सुविधा फ्री इलाज वाली, और साथ में किसानों का कर्ज मुक्त, साथ में टोल मुक्त राजस्थान, और ये जो राजस्थान की ये जो राजस्थान हुकूमत में जो तानाशाही चल रही है, जो क्राइम से संबंधित कानून व्यवस्था, इस कानून व्यवस्था को शिकंजे में मजबूती से हम रखेंगे, और मजबूती से रख करके और फिर बाद में जो है जनता को बिल्कुल हरा भरा राजस्थान बनाएंगे, बिल्कुल खुशहाल राजस्थान बनाएंगे। इस प्रकार ये मैं जनता को मैसेज देना चाह रहा हूँ। तो मैं सभी से निवेदन करना चाह रहा हूँ, आने वाले 2023 में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की सरकार बनाओ, ताकि ये जो घसीपिटी सरकार है, जो आज तक आपको लूट खसोट करती रही है और ये तानाशाही करती रही है, इनको धराशायी करो। यही संपूर्ण राजस्थान वासियों से मैं निवेदन करता हूँ और अपील भी करता हूँ हाथ जोड़ करके। तो आप हनुमान बेनीवाल जी के हाथ मजबूत करो और सत्ता में हमारी पार्टी को सत्ता में लाने का प्रयास करो। इन्हीं आशाओं के साथ मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ सबको। तो ये थे हमारे साथ सीताराम जी नायक, जो आरएलपी से हैं, जो सुजानगढ़ विधानसभा चुनाव वहाँ पे चुनाव लड़ चुके हैं। और फिर मिलेंगे एक नए मेहमान के साथ, तब तक आप देखते रहिए आरजे टीवी 24। आरजे टीवी 24 एक आपसे छोटा सा अनुरोध और करता है, आइए हमारे साथ जुड़िए, हम समाज को एक नया दिशा देने का काम कर रहे हैं। जहाँ जहाँ आप जा रहे हैं वहाँ आरजे टीवी 24 से जुड़िए। और जय हिंद, जय राजस्थान।